हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र जैसा पाइन साहब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे अफवाह बेग, अनुगमन बेग यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं अफवाह बेग और अनुगमन बेग क्या होता है। रट्टा नहीं मारेंगे, एकदम सरल तरीके से इसको समझेंगे। रट्टा मारेंगे तो बर्बादी का कारण वहीं से शुरू। तो रट्टा न मारते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे आराम से। और पता चला रट्टा मारे और रात भर रटे, सुबह गए एग्जाम में, उसके बाद सब साफ और एक विशेष तरीके से परिभाषा आपने लिख दिया। किसी बेग में उपस्थित अफवाह को अफवाह बेग कहते हैं। तो इससे एक नया फार्मूला तैयार हो गया और सारा नंबर आपका काट लिया गया। तो इस तरह की परिभाषा हम लोग नहीं लिखेंगे, रटेंगे नहीं, एकदम सिंपल भाषा समझेंगे, एकदम सिंपल तरीके पे। देखो क्या होता है, मान लो कोई चालक है, मान लो एक कोई चालक है, इस तरह का चालक। अब आपको पता है जो चालक होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। अब इस चालक को हम किसी बैटरी पे जोड़ देते हैं, इस चालक को हम किसी बैटरी पे जोड़ देते हैं। अब बैटरी पे जब जोड़ देते हैं तो बैटरी पे जोड़ने के बाद इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इस तरह पे, तो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें धारा प्रवाह के कारण इसमें इस चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है धारा की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में। अब वैद्युत क्षेत्र के स्थापित हो जाने पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के उपस्थित हो जाने पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के स्थापित हो जाने पे इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा पे एक औसत वेग पे गति करने लगते हैं। और औसत वेग से गति कैसे करते हैं, यह एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं। कैसे वैद्युत बल का अनुभव करते हैं? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को मान लो Q, इसमें Q कूलम आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर Q कूलम आवेश है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया तो Q कूलम आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र पे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। जैसे हम दाल और चावल को एक साथ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश और वैद्युत क्षेत्र को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वैद्युत बल बन जाएगा। और इस वैद्युत बल के कारण जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग पे गति करने लगते हैं। और इसी औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखो रटेंगे नहीं, बहुत सिंपल तरीके से। जब किसी चालक को किसी बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है, जब किसी चालक को किसी बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो बैटरी में धारा प्रवाह के कारण चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिससे चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग पे गति करने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो हम लोग लिख लेते हैं कैसे, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो
बैटरी द्वारा धारा प्रवाह के कारण चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसके फलस्वरूप या जिसके कारण लिख देंगे, जिसके कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हुए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में औसत वेग से गति करने लगते हैं जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी द्वारा धारा प्रवाह के कारण चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हुए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी औसत वेग को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अभी इस पर ढेर सारी चीजें हैं, जैसे इसके लिए भी हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन हुई, इसको रटेंगे नहीं, बहुत ही सरल तरीके से अपने शब्दों में लिखेंगे। फिजिक्स को जो रट्टा मारा उसके बर्बादी का कारण वहीं से शुरू। तो हम लोग अब इसके व्यंजक को सीखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। और इसको अब थोड़ा सा रेस कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो अफवाह, अब यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, अफवाह या वेग या अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ज्यादातर डेरिवेशन पूछे जाते हैं व्यंजक। अब देखो बहुत से किताबों में अब हम लोग आगे देखेंगे अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। ठीक है, इस डेरिवेशन को करेंगे। इस डेरिवेशन को बड़े ही आसान तरीके से करेंगे, जैसे कि कई किताबों में अवकलन करके समाकलन करके किया है, तो हम लोग अवकलन समाकलन न करते हुए एकदम आसान तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए अवकलन समाकलन बड़ा ही हार्ड हो जाता है। मैथ वाले तो किसी न किसी तरीके वो लोग तो पढ़े हैं, उनके लिए तो इजी हो जाता है, लेकिन बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा सा कष्ट का विषय है ये। तो हम लोग बिना अवकलन समाकलन करते हुए इसे करेंगे, एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग थोड़ी सी मान लेते हैं, इसकी इस चालक की जो लंबाई है हम मान लेते हैं स्मॉल l है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग राम कथा निकलेंगे। फलाना धमाका जो भी होता है कि माना एक चालक जिसमें n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसको किसी बैटरी द्वारा जोड़कर जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन
तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, वैद्युत क्षेत्र E ऐसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र E के प्रभाव के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैद्युत बल F का अनुभव करते हुए औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, जिसका अनुगमन वेग Vd, जिसका अनुगमन वेग Vd है, जिसकी हमें गणना करनी है। इस तरह से हम लोग भापा लिख लेंगे इतनी, तो हम भापा को नहीं लिखेंगे, भापा आप लोग खुद समझदार हो लिख लोगे, और उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं डेरिवेशन बेस के, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, पहले हम लोग सीधा डेरिवेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर QE, F बराबर QE मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें जो बल लग रहा है वो इस बल के कारण त्वरण भी इसमें उत्पन्न होगा। जैसे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन जब धारा को प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो विरामावस्था में था, जैसे ही हमने धारा इसमें प्रवाहित किया तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ और इलेक्ट्रॉन जो विरामावस्था में थे वो गति करना स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। मान सकते हैं, जैसे सपोज करो आपको गांव का एक उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति नया है जो गाड़ी नहीं सीखा है या बाइक नहीं सीखा है, तो करता क्या है, एक व्यक्ति और है जो बाइक सीखा है, वो कहा कि हम तुमको चलो बाइक सिखा देते हैं, तो बाइक सिखाने ले गया और कहा तो थोड़ा सा तुम एक्सीलरेटर क्लच ले लेना पूरा, और उसके बाद एक्सीलरेटर धीरे धीरे छोड़ना और क्लच धीरे धीरे छोड़ना। पता चला उसको तो आ नहीं रहा है चलाना, पूरा एक्सीलरेटर ले लिया, फिर क्लच छोड़ दिया तेज से, और वो सामने उसको खड़ा किया था, कहा था कि हम गिरेंगे तो रोक लेना, और उसके ऊपर चढ़ा दिया, उसका तुरंत हैप्पी बर्थडे हो गया। तो ऐसा न करते हुए, तो इस जब पूरा तुरंत छोड़ेगा तो एक झटका उत्पन्न होगा, और झटका के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो यहाँ पे एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो एक त्वरण और बल में संबंध का फार्मूला हम देखेंगे, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E के कारण गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण E उत्पन्न हो जाता है, इस तरफ लिख लेंगे, उत्पन्न हो जाता। तो इसके लिए संबंध हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर ma, क्या पढ़ा था, F बराबर ma, तो F बराबर ma पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखेंगे त्वरण उत्पन्न होने के कारण बल एक और लगेगा, जिसका नाम होगा F बराबर ma। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे दो चीजें बराबर हैं, और दोनों जब दो चीजें बराबर होते हैं, दोनों के मानों को परस्पर क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ma को हम QE के बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखें, समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखें, 2 से ma बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ma बराबर बोलो क्या मिल जाएगा, QE मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एक चीज का और गौर करेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लेंगे बराबर करके, F बराबर Q को लिख लेंगे E, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, सॉरी, और यहाँ पे हम QE के स्थान में क्या लिख लेंगे, E, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो E लिख लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस M फॉर मास मत समझना, M फॉर मास को उधर भेज देते हैं, तो A बराबर में मिल जाएगा E बटा M,
इतनी बात समझ में आई होगी लगभग। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, जहाँ कोई वस्तु विरामावस्था में होती है उसके बाद गति अवस्था में, जैसे ही हमने ऊर्जा दिया तो वो गति अवस्था में आ जाए, तो वहां पे एक न्यूटन ने एक फार्मूला बताया था कि अपने प्रथम समीकरण में एक फार्मूला बताया था कि विरामावस्था पे जब कोई वस्तु गति अवस्था में आती है तो उसके लिए एक सूत्र बताया था V बराबर U प्लस AT। तो उसका हम लोग प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन न्यूटन के सूत्र से, न्यूटन का सूत्र है V बराबर U प्लस AT। अब यहाँ पे T को T नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, टा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रांति काल आता है। तो ये कौन सा समीकरण है न्यूटन का, प्रथम समीकरण। यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे आज की बात प्रथम समीकरण V बराबर U A टा। अब देखो जब इस चालक को ऊर्जा नहीं दी गई थी तो ये विरामावस्था में था। विरामावस्था में था तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य था। क्या था, शून्य था। अगर शून्य था, और एक चीज और सॉरी, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है, दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो विपरीत होने का आशय ये है कि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर भी लगा लेंगे हम लोग ऋणात्मक चिन्ह। V बराबर U प्लस A टा। अब यहाँ पे विरामावस्था में सब था तो प्रारंभिक वेग शून्य होगा और अंतिम वेग जो है V है। क्या है, V है। तो V को हम लोग अनुगमन वेग ज्ञात कर रहे हैं, तो V को V न लिख करके क्या लिखेंगे, VD लिख देंगे। VD लिख दिए और यहाँ पे U क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हो जाएगा A टा। क्या हो जाएगा, A टा। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। इसको नहीं, अभी आगे थोड़ा सा। तो यहाँ 0 में A टा को जोड़ेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। A टा हो गया, इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 पे देखें तो समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 4 में हम लोग चिपका देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 तथा 4 पे देखें तो VD को VD लिखेंगे, ये वेलोसिटी है, इसमें एरो लगा देंगे क्योंकि ये सदिश है। तो VD बराबर सदिश राशि है। VD बराबर A का मान कितना है, A की वैल्यू यहाँ पे हम चिपका देंगे माइनस E बटा M और टा। अब यहाँ पे एक चिन्ह है तो यहाँ पे लगा देंगे एरो। तो अब हम दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। दोनों पक्षों में माइनस हटाने के लिए, दोनों पक्षों में माइनस और एरो हटाने के लिए, दोनों पक्षों में मॉड लेने पर मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा VD बराबर, और ये हो जाएगा आपका माइनस E टा बटा M। और यहाँ अब ये उड़ जाएगा, VD बराबर फाइनली हमें फार्मूला मिल गया माइनस E टा बटा, जो कि अनुगमन वेग का फार्मूला होता, ये हट जाएगा, ठीक है, और माइनस भी हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, मार हटेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब कौन क्या है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो जहाँ E क्या है, E है चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। E बराबर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। E क्या है, कैपिटल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एरिया। टा क्या है, टा है श्रांति काल। अभी बताएंगे श्रांति काल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताएंगे बड़े अच्छे, श्रांति काल। उसके बाद M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है क्या होता है, 9.1 - 10⁻31, ठीक है, किग्रा। अब देखो श्रांति काल यहाँ पे क्या होता है,
इतनी सारी चीजें हम लोग सीख लिए। पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्रांति काल, टा आप लिख दिया। अब काल पे आपको समझ में आ रहा है कि काल पे वो नहीं कि किसी का काल नजदीक आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ क्रांति काल का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन जब टक्कर करते हैं एक दूसरे से तो उनमें जो समय लगता है, जो औसत समय लगता है, उसी को हम कहते हैं क्रांति काल। मान लो यहाँ पे एक पूरा एरिया है, यहाँ पे कोई मेला लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आए बम गिरा दे, कोई आए बम गिरा दे। अब बम गिरा देने से यहाँ पे 1000 व्यक्ति भी उपस्थित है। बम गिरा देने से 40 व्यक्ति उसमें से शहीद हो जाते हैं। 40 व्यक्ति जब शहीद हो जाते हैं तो बाकी जो बचे व्यक्ति है, जो जलेबी खा रहा है, ये मतलब दुनिया भर का चीज ले रहा है, तो उसमें क्या होगी, भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मच जाएगी तो एक दूसरे से क्या होंगे, टकराते जाएंगे। तो जब एक दूसरे पे टकराएंगे तो उन्हें दोनों व्यक्तियों के टक्करों के बीच जो औसत समय लगेगा, जो समय लगेगा टक्करों के बीच, उसी को कहते हैं हम लोग क्रांति काल। क्या कहते हैं, क्रांति काल। तो इसकी परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, तो आसानी से एकदम क्लियरिटी से अच्छी परिभाषा, एकदम सरल से परिभाषा बोल दे रहे हैं, सुनना आप लोग, ठीक है। चालक में, किसी चालक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच लगे औसत समय को क्रांति काल कहते हैं। इसे टा से प्रदर्शित करते हैं। क्रांति काल है तो क्रांति काल समय है, और समय का मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और